हेलो बेटा, कैसे हो? चैप्टर हो चुका है हमारा खत्म। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर हो चुका है खत्म, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक क्लास न्यूमेरिकल की जरूर बनाओ। तो आज हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल। कोशिश की जाएगी कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड में भी आ चुके हैं उनको आसान तरीके से कराने की, तुम्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से कोशिश करना न्यूमेरिकल को करने की और समझने की। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं इस चैप्टर में सबसे पहले तुम्हें लिखाऊंगा न्यूमेरिकल फॉर्मूले, जो फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज हो चुके हैं। जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे लिखाऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल शुरू कराता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल शुरू कराने से पहले वही बात बोल लेता हूं जो हर बार बोलते हैं। मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम इस समय हो ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर के चैनल पर। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, तो फॉर्मूलों को जरा ध्यान से समझना। वैसे पढ़ा हुआ है, और जिस बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए कि भाई मुझे मास परसेंटेज पढ़ना है, मोलैरिटी पढ़ना है, मोलैलिटी पढ़ना है, कोई भी कंसंट्रेशन पढ़नी है, हेनरी लॉ पढ़ना है, और रॉल्ड्स लॉ पढ़ना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो टाइप करे जो भी आपको पढ़ना है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बाय धर्मवीर सर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय धर्मवीर सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय धर्मवीर सर, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय धर्मवीर सर, वेंट ऑफ फैक्टर बाय धर्मवीर सर। कोई भी टॉपिक सर्च करिए सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो मिल जाएगा। तो सारे चैप्टर की जो वीडियो है सिंगल सिंगल करके वो अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है, अब मैं जरा शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, पहले ध्यान से समझना फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैंने कंसंट्रेशन बताई थी, कंसंट्रेशन कि सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए जो हमारे लिए फॉर्मूले यूज हुए, नंबर एक हुआ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी m/m। मैंने बताया था a और b से मिलके सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी ma, और इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी mb। तो मुझे एक ही परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ ma इक्वल ma अपॉन ma प्लस में mb। ठीक है, हमेशा याद रखना मैं b को सॉल्यूट लेता हूं और a को सॉल्वेंट लेता हूं, ये याद जरूर रख लेना। ठीक है, b सॉल्यूट है और a सॉल्वेंट है। अगर तुम्हें इंटू 100 भी तो करना है भाई। अब b की परसेंटेज निकालनी तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ma, ये हुआ तुम्हारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। इसके बाद मैंने बताया था आपको वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V। सेम कंडीशन, A और B से मिलके सॉल्यूशन बन रहा है, मुझे परसेंटेज निकालनी है A की वॉल्यूम में, तो कितना हो जाएगा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ये हो गया। तो मास परसेंटेज पर एक दो न्यूमेरिकल तुम्हारी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी की में, वॉल्यूम परसेंटेज पर तो एक भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने मास परसेंटेज कराया था, फिर मैंने वॉल्यूम परसेंटेज कराया था, फिर मैंने मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कराया था। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रेंथ कराई थी, तो अब उनकी जरूरत नहीं है, बस यही दो देखें, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें फिर जो अगला टॉपिक आ गया था वो था मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये गिवन वेट है, गिवन वेट WT लिख दिया मैंने, और ये लिख दिया मैंने मोलर मास। तो इस वैल्यू को आप वैल्यू, यानी इस वैल्यू, मैं वैल्यू बोल जाता हूं। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में बताया था वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। तो कैपिटल M इक्वल हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू V, अगर ml है तो इंटू 1000, ये 1000 है, यहाँ 1 है, इंटू 1। ठीक है, यूनिट मैंने आपको बताई थी मोल पर लीटर या मोलर, तो एक आइए। नंबर 4 मैंने आपको बताया था मोलैलिटी। क्या बताया था? मोलैलिटी, इसका सिंबल स्मॉल m होता है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Molality is equal to the number of moles of solute dissolved in per kg of the solvent.
पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, इस बार नहीं लिख रहा, ये रहा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो स्मॉल m इक्वल हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA, अगर ये ग्राम है तो इंटू क्या हो जाएगा 1000। अब फिर से इसकी यूनिट की बारी आती है, यूनिट, तो यूनिट हो जाएगा मोलल या मोल पर केजी, मोल पर केजी। आप ये देखिए, एक मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में बताया था मोल का फ्रैक्शन, किसका, मोल का फ्रैक्शन, यानी A और B से मिलके अगर सॉल्यूशन बनता है तो इसके मोल हो जाएंगे Na और इसके मोल हो जाएंगे Nb। अब मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो काई A इक्वल हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर मुझे B का निकालना है तो काई B इक्वल हो जाएगा Nb अपॉन में Na प्लस में Nb। वैसे हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि काई A और काई B का सम 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना 1 से कभी ज़्यादा होता है ना 1 से कभी कम होता है। तो एक वैल्यू जब फाइंड कर लोगे आप, दूसरे को 1 में से माइनस कर देना, ये मोल फ्रैक्शन। इसके बाद मैंने एक टॉपिक कराया था नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का यूज सॉल्यूशन में बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मेलिटी मिलेगी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाया जाएगा, एक बार फिर से नॉर्मेलिटी बता दूंगा। वैसे इसमें मैंने पर्टिकुलर टॉपिक में बता रखा है, जहां मैंने कंसंट्रेशन कराई है वहां मैंने नॉर्मेलिटी भी कराई है, तो आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी बाय धर्मवीर सर, आपको मिल जाएगा। तो यहां नहीं बता रहा क्योंकि सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी का यूज नहीं है, हालांकि वो भी एक कंसंट्रेशन है। तो ये कंसंट्रेशन हुई मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूले हुए। ठीक है, इसके बाद में एक फॉर्मूला जो आया था 6 नंबर, एक फॉर्मूला आया था इसके बाद हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ने क्या बताया था, हेनरी ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस B, मैंने कोई कंपोनेंट ले लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा पाई B, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा काई B। तो ये पार्शियल प्रेशर है, ये कांस्टेंट है, हेनरी का कांस्टेंट है, ये हेनरी कांस्टेंट, और ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो ये वैल्यू यहाँ ये यूज होगा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा। इसके बाद में एक आया था रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसमें क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंस है। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा P0। ये पार्शियल प्रेशर, ये प्योर वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला हुआ। पार्शियल प्योर का मतलब सिंगल कंपोनेंट की वेपर प्रेशर, सिंगल, जैसे पानी की वेपर प्रेशर प्योर बोली जाएगी, बेंजीन की प्योर, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्योर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रॉल्ड्स लॉ। इसमें PB वही हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, काई B वही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जो इसमें KH या हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसे RLVP बोला गया था। अब RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी। फॉर्मूला क्या निकल के आया था, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल काई 2। P0 क्या है, जो अभी बताया आपको, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। काई 2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, तो ये हुआ रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी कब आती है, जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देते हैं। बात आई समझ में? तो मैं तुम्हें केवल फॉर्मूले बता रहा हूं, केवल फॉर्मूले बता रहा हूं मैं तुम्हें, और इनका अगर आपको पूरा ब्रीफली देखना है अच्छे तरीके से, तो मैंने सबके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हुए। अब इसके बाद में यहां लिख दूं, इसके बाद में जो मैंने बताया था 8 9 आ गया। इसके बाद आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आया था, वो थ्योरी है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना, लेकिन मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं तो मैं केवल फॉर्मूले बता रहा हूं। तो फिर आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं 4 ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, 4 होती हैं। तो नंबर 1 हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी। जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो, जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो तो उसकी वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। फॉर्मूला ये रहा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल Chi2, ये RLVP का फॉर्मूला हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक आया था नंबर 2 एलिवेशन, एलिवेशन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, BP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो, किसको? नॉन वोलेटाइल को, जो आसानी से वेपर में चेंज नहीं होते। वोलेटाइल वो होते हैं जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। तो फॉर्मूला था इसका डेल्टा TB इक्वल KB इंटू स्मॉल m मोलैलिटी। KB क्या है? कांस्टेंट है, जिसको बोला गया था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नंबर 3 था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। और फ्रीजिंग पॉइंट भी तभी घटता है जब आप सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो। तो फॉर्मूला था इसका डेल्टा TF इक्वल KF इंटू स्मॉल m। ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे ही होते हैं। नंबर 4 मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ कंडीशंस थी, डिफ्यूजन था और उसके बाद ऑस्मोसिस था और उसके बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आया था, तब मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो आप टॉपिक कर देख सकते हैं। फॉर्मूला था यहाँ पर पाई इक्वल MRT, ये था। तो पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। M मोलैरिटी था, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। R सॉल्यूशन कांस्टेंट, R क्या था? सॉल्यूशन कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट की तरह काम करता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और T तो तुम जानते हो टेम्परेचर ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता T यहाँ। तो ये फॉर्मूले हुए। अभी इसमें 4 फॉर्मूले और रह गए जहां वेंट ऑफ फैक्टर लगता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे जल्दी से लिखें, नोट डाउन करें, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के लिखें। तो ये फॉर्मूले हुए अब तक कितने? अगर मैं टोटल देखूं तो 8 9, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, 8 9 10 11, अब तक 11 हो गए फॉर्मूले। तो जल्दी से लिखें। लिख लिया? ठीक।
तो मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ। एक बार फिर देख लो, फॉर्मूले काम आएंगे। अब मिटा देते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से डस्टर भी नहीं ले पाए, देख लो सब इंस्टीट्यूट पे है सब कुछ। ये तो मजबूरी में लगा लिया बोर्ड और क्लासेस शुरू कर दी बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस। अब आया वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर आई होता है, आई, ठीक है ना, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में काम करता है। तो ये हो जाएगा जी यहां पर पी नॉट, पहली प्रॉपर्टी आर एल वी पी, फर्स्ट आर एल वी पी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल आई काई टू। तो सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बस इसमें आई लग गया है, वेंट ऑफ फैक्टर। दूसरा है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू मोलैलिटी, यहां लग जाएगा आई। नंबर 3 हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल आई के एफ इंटू स्मॉल एम। नंबर 4 हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल एम आर टी, यहां लग जाएगा आई। अब दिक्कत ये आ जाती है, तो ये फॉर्मूले हो गए टोटल सारे के सारे इस सॉल्यूशन में जितने फॉर्मूले, जो अभी न्यूमेरिकल नहीं कराया मैंने एक भी, मैंने केवल फॉर्मूले लिखा है, तो सारे फॉर्मूले हो गए। अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छूट गई हो, जो तुम्हारे चैप्टर में और मैंने छोड़ दी हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सब करा दिए, ठीक है। अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें आई नहीं लग रहा था, और जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें आई लग रहा है, और आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। तो जो न्यूमेरिकल हमें मिलेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि किस में है और किस में आई नहीं लगना, तो उसके लिए मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। वैसे दूसरी बात बता दूं, जो सॉल्यूट अपने आयनों में डिकम्पोज होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, आयनों में टूटेगा, उसमें आई लगाएंगे। यानी डिसोसिएशन का केस हो या एसोसिएशन का केस हो तो आई लगेगा, और अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस नहीं है तो आई नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करता हूं जरा मैं, ठीक। अभी तुमने फॉर्मूले लिखे और अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूले तुम्हें करा दिए, चाहे वो कंसंट्रेशन है, चाहे वो हेनरी लॉ है, चाहे वो रोल्स लॉ है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विद वेंट ऑफ फैक्टर, सब फॉर्मूले लिखा दिए। अब मेहनत से करने हैं क्वेश्चन करने की करते हैं कोशिश। अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन कैलकुलेट मोलैरिटी, सारी चीजें जितने फॉर्मूले लिखा है सारे कराने की कोशिश करूंगा, एक एक दो न्यूमेरिकल सभी पर। कैलकुलेट मोलैरिटी कॉमा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन of Ki potassium iodide if density of solution is 1.202 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है तो तुम्हें इस कंडीशन के लिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन सभी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले तुम्हें बता दूं कि सॉल्यूशन किस चीज से बनता है। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। क्वेश्चन पढ़ने पर तुम्हें पता लग गया, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% बाई मास, 20% बाई
मास एक्वस, ये मैंने एक्वस लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें पता लगा कि सॉल्यूट जो है वो KI है, पोटेशियम आयोडाइड है, प्लस सॉल्वेंट जो है वो H2O है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया सॉल्यूशन। मास तुम्हें पता लगा कि भाई जो KI है वो 20 ग्राम है, 20 ग्राम, H2O 80 ग्राम है, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। ये वेट निकाल लिया तुमने, वेट। अब मोलर मास की बात करता हूं मैं, तो K होता है 39, I होता है 127, दोनों को जोड़ दिया 166 ग्राम पर मोल। H2O तो सभी को पता है 18 ग्राम पर मोल। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI गिवन वेट अपॉन मोलर मास 20 अपॉन 166 0.12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल 80 अपॉन 18 इक्वल 4.44। तो मैंने ये KI के भी मोल निकाल लिए, मैंने ये वाटर के भी मोल निकाल लिए। यहां तक क्लियर है बात? इसके बाद में मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये करना है। तो KI के मोल 0.12, 0.12, 4.44, 0.12456 पॉइंट आ गया। डिवाइड कर लो भाई, 0.12 में 4 इसका इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, तो डिवाइड करके आ जाएगा तुम्हारे पास में 0.0263 लगभग, कैलकुलेट जरूर कर लेना, इतना आ गया। अब तुम्हें H2O का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल 1 माइनस 0.0263, ये आ गया, कर लोगे ना? ठीक, तो ये आ गया H2O का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आपसे बोला गया मोलैरिटी निकालो, आपसे बोला गया मोलैलिटी निकालो, आपसे बोला गया मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन निकाल दिया हमने, मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। अब मोलैलिटी निकाल लेते हैं सेकंड, मोलैलिटी, मोलैलिटी या मोलैरिटी निकाल लो पहले, चलो मोलैरिटी। ठीक, तो इसके लिए हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, अपॉन डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की 1.202। तो वॉल्यूम इक्वल, अब डिवाइड करके कर लोगे तो कितना आ जाएगा 83 के आसपास आ जाएगा, 83.22 ml। कैलकुलेट जरूर कर लेना, अपने आप भी कैलकुलेशन करना। अब मोलैरिटी इक्वल होता है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ml है तो इंटू 1000, कैपिटल M इक्वल गिवन वेट 20, ये रहा, मोलर मास 166 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा 83.22 और इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, 20 अपॉन 166, 20 अपॉन 166 कितना आया 0.12। तो कैपिटल M इक्वल 0.12 अपॉन 83.22 इंटू 1000। तो कैपिटल M, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देना, 12,000 अपॉन 8,322। तो कैपिटल M इक्वल आ जाएगा 1.44 मोलर। मोलैरिटी बोल रहा था निकल गई, मोल फ्रैक्शन बोल रहा था निकल गया। अब क्या बची? मोलैलिटी। यहां कर देता हूं, छोटी सी है ये तो आ ही जाएगी। थर्ड, मोलैलिटी, स्मॉल m इक्वल गिवन वेट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो इंटू 1000। स्मॉल m इक्वल गिवन वेट है 20, मोलर मास 166, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, वेट ऑफ सॉल्वेंट देख लो कितना है 80 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर चुके हो, ये रहा 20 अपॉन 166। ठीक है, कितना आया 0.12। तो स्मॉल m इक्वल 0.12 अपॉन 80 इंटू 1000। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा ली, 1 2, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12/8 यानी 1.5 मोलल।
कैलकुलेट मोलैरिटी हो गया, कैलकुलेट मोलैलिटी हो गया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, मोलैरिटी भी, मोलैलिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। कर लिया? दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मिटा रहा हूं बच्चों में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन H2S एक गैस होती है, H2S टॉक्सिक होती है, ठीक है ना, स्मेल भी बहुत बुरी आती है इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कैटायन वगैरह का लैब में, तो हाँ हमें ज़रूरत पड़ती है H2S गैस की, लेकिन उसको अवॉइड कर देते हैं स्मेल की वजह से। तो H2S अ टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell। H2S एक गैस है पॉइजनस, जिसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो मैं कह रहा था क्वालिटी का पता लगाने के लिए, मतलब कैटायन वगैरह का पता लगाने के लिए हमें H2S गैस की जरूरत पड़ती है। एनालिसिस, इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m, calculate हेनरीज लॉ कांस्टेंट लिखा है। चलिए सिंबल लिख देता हूं KH। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। मेन क्वेश्चन यहां से शुरू है, ये क्वेश्चन है, इफ द solubility of H2S in water is this, calculate हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी KH निकालना है आपको, KH, ठीक है। और कह रहा है अगर H2S गैस की सॉल्यूशन में यानी वाटर में इतनी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, किसी गैस का डिसॉल्व हो जाना, किसी सॉलिड का डिसॉल्व हो जाना। सॉल्युबिलिटी दो तरह की होती है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है और H2S गैस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.195 स्मॉल m, दैट इज 0.195 स्मॉल m का मतलब क्या है, मोलैलिटी। अगर मैंने आपसे बोला कोई 1 मोलल सॉल्यूशन है, कितना 1 मोलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने आपसे बोला 2 मोलल सॉल्यूशन है, 2 मोलल, तो आप बोलोगे 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। मैंने बोला 3 मोलल सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 4 मोलल सॉल्यूशन है, तो 4 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यहां कह रहा है 0.195 स्मॉल m, यानी 0.195 स्मॉल m का मतलब हुआ कि 0.195 मोल ऑफ H2S dissolve in 1 kg of H2S। इतने मोल 1 किलो में 1000 ग्राम पानी में डिसॉल्व हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन हुआ तुम्हारा, एक तो बना H2S से, एक बना H2O से, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। H2S के जो मोल हैं, सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स H2S दे रखे हैं तुम्हें 0.195। H2O का वेट दे रखा है 1000 ग्राम, तो मोलर मास 18 हो गया ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल दो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, 1000 अपॉन में 18, तो कितना आ गया 55.55, ये मोल आ गए, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, KH, क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH निकालना है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है
के पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इक्वल KH मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ये रहा, KH निकालना है तो KH इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल पार्शियल प्रेशर साफ साफ कह रहा है तुमसे STP पर चल रहा है सारा प्रोसेस। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0.987, वैसे 1 बार लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 0.987 बार अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन यहां से निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो H2S के जो मोल हैं वो ये रहे 0.195, 0.195 प्लस 55.55। सबको करो सॉल्व, इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 0.195 करो भाई, ऐड करो कितना आया बताओ 55.745, डिवाइड कर लेना 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ठीक है, और इस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S को यहां रख दो, कर दो सॉल्व, इसको वैल्यू को यहां रख दो तो KH इक्वल कितना आ जाएगा 282 बार के आसपास, 282 बार। कैलकुलेशन जरूर कर लें सारे बच्चे, इसकी भी ये भी सब कैलकुलेट करके रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हुआ, जल्दी करिए। ठीक, अब इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन करते रहें। अभी मैं पीछे चला गया, कैमरे का फोकस चेक कर रहा था सही आ रहा है या नहीं, कभी वीडियो बनती चली जा रहा फोकस हो ही ना। अब क्वेश्चन करते हैं फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना समझ में। अब क्वेश्चन करते हैं अगला, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg। 50 ग्राम ऑफ लिख दो यहाँ, चलो छोड़ो mmHg तो भी काफी है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved, 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 ग्राम of water। Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering, relative lowering। ये रहा जी यहां, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतने टेम्परेचर पर इतना है, अगर 50 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया जाता है इतने वाटर में, तो वेपर प्रेशर बताइए सॉल्यूशन की, वेपर प्रेशर बताओ सॉल्यूशन की, यानी पीएस निकालना है और हमें आरएलवीपी निकालनी है। क्योंकि जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हो तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई, वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई वो बताना है, ठीक है, और सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर बतानी है। तो पहले सिंबल पुट कर लो भाई, प्योर वाटर बोल रहा है तो इसका मतलब पी नॉट हो गया 23.8 mm। यूरिया बोल रहा है इसका मतलब W2 हो गया, 2 सॉल्यूट होता है और 1 सॉल्वेंट होता है, तो W2 हो गया 23.8 mm ऑफ Hg। M2 हो गया यूरिया NH2CONH2, मोलर मास निकाल दोगे 60 आ जाएगा ग्राम पर मोल। W1 850 ग्राम, M1 वाटर यानी H2O 18 ग्राम पर मोल।
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी PS निकालना है, PS। तो फॉर्मूला जानते हो, P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इक्वल Chi2, ये फॉर्मूला होता है RLVP का, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट Chi2, ठीक है। तो P नॉट ये पूरा RLVP हो गया, रिलेटिव लोअरिंग पूरा, तो P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इक्वल N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, समझ गए, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो N2 के मोल निकालो भाई, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां लिख दूं N2 इक्वल गिवन वेट, किसका गिवन वेट, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का वेट कितना है W2, ये मैंने गलत लिख दिया, देखो ये P नॉट है, दोनों बार यही लिख दिया, 50 ग्राम आएगा यहां तक, देखो कितनी बड़ी गलती हो रही थी। W2 इक्वल हो गया 50 ग्राम, तो N2 इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन में M2 इक्वल 50 अपॉन में 60, 50 अपॉन में 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 0.83, ये मोल आ गए इसके यूरिया के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 मीन्स सॉल्वेंट के मोल, गिवन वेट ये रहा 850 अपॉन मोलर मास 18 इक्वल 18, 850 में 18 का डिवाइड करो तो लगभग आएगा 47.22, इसके भी मोल पता लग गए, इसके भी। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल N2 कितना हो गया, N2 0.83 अपॉन 0.83 प्लस 47.22, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल 0.17, ठीक है, 0.017। इतनी कमी आई वेपर प्रेशर में, ये हुआ RLVP रिलेटिव, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कितनी कमी आ गई, इतनी कमी आ गई। तो ये तो एक आंसर हो गया जो ये कह रहा है इट्स RLVP, रिलेटिव लोअरिंग भी फाइंड करिए। अब फॉर्मूला ये है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, तो P नॉट कितना दे रखा है 23, दोबारा से लिख दूं फॉर्मूला, P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इक्वल Chi2, तो P नॉट कितना 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इक्वल Chi2 कितना आ गया 0.017, PS निकालना इतना mm, कैलकुलेट तो करो भाई, कर लोगे, ठीक है। तो 23.40 के आसपास आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट जरूर करना, कैलकुलेशन जरूर करना, मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, रटना नहीं है, समझ गए ना, तो क्वेश्चन करना अपने आप। तो ये क्वेश्चन हुआ, जल्दी से करें नोट डाउन। मिटा दें, अब इवेंट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चन भी बाकी हैं बच्चों। अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000 gram per mole in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass इतना है।
तो सबसे पहले सिंबल पुट कर लेता हूं भाई कि W2 गिवन वेट है 1.0 ग्राम, M2 यानी मोलर मास 1,85,000 यानी 1.85 इंटू 10⁵ ग्राम पर मोल, वॉल्यूम इतना ml अपॉन 1000 तो यह आ जाएगा 0.450 लीटर, ये हुआ वॉल्यूम। अब टेम्परेचर की बारी, टेम्परेचर कितना है आपको 37 प्लस 273 इक्वल आ जाएगा 310 केल्विन। आर में जरूर थोड़ा चेंजिंग होगा यहां 8.314 इंटू 10⁵, ठीक है, पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू हम पहले ले रहे थे 0.0821, बाकी क्वेश्चन में जो पहले लिया था यहां इतना है क्योंकि पास्कल में वैल्यू निकलवा रहा। और वैसे भी जब आप बोर्ड में क्वेश्चन करोगे तो आर की वैल्यू ज्यादातर दी हुई होगी। फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में पाई इक्वल एम आर टी, और m जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में v। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर रख देता हूं, तो पाई इक्वल हो जाएगा N2/V RT, v को मैं यहां नहीं लेके जा रहा, तो पाई इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवा रहा है तो N2 की जगह रख दूंगा W2 M2 VRT। पाई इक्वल W2 यानी गिवन वेट यानी 1, R 8.314 इंटू 10⁵, T टेम्परेचर 310 केल्विन अपॉन M2 मोलर मास 1,85,000, 1.85 इंटू 10⁵, ये वाला ये मोलर मास हो गया, इंटू वॉल्यूम ये रहा 0.450, और पाई इक्वल फाइंड करोगे आप पास्कल में आंसर आएगा, ठीक है, लगभग 33 के आसपास आएगा, सॉरी 30 के आसपास, तो 30.96 पास्कल। इसको कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से करो, मिटा दूं, अब मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन, a solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution. A solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. ये करना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे भाई आप, 300 ग्राम का तो 25% यूज हो रहा है और 400 ग्राम का 40%, तो ये सॉल्यूट की अमाउंट निकल के आ जाएगी, यानी 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट इक्वल 75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम, ठीक है, कर दोगे ना, नहीं समझे, 25 कह रहा है तुमसे, तो 25 का परसेंटेज 100 इंटू कितना 300, तो कितना आ जाएगा 75 ग्राम। सेम 400 के लिए कर देना, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट कितना आ जाएगा 160 ग्राम। अब दोनों को जोड़ दो 75 और 160 को, तो 235 आ जाएगा, 235 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का वेट हो गया, किसका हो गया, सॉल्यूट का। अगर तुम्हें मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल, तो सॉल्यूट का मास रखो 235 अपॉन टोटल मास रखो 300, टोटल सॉल्यूशन का मास, तो 300 प्लस 400 इंटू 100। अब ऐसे मत काट देना 1 2 0, एक 0 से 1 0, 2 से 2, ठीक है,
ऐसे नहीं, 235, 700, 100, तो 33.5%। ये सॉल्यूट का आ गया। किसका आ गया ये मास परसेंटेज? सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस कर दोगे, 100 में से माइनस। तो जल्दी से करें नोट डाउन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब एंटी फ्रीज जानते हो, जिनका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, या जो फ्रीज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन जो फ्रीज ना हो। तो तुम्हें पता है जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनता जा रहा है वो जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो। तो एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला होता है C2H6O2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन if density of the solution is 1.702 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब आपसे मोलरिटी भी निकल पाएगा। देन what shall be the मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी निकालने से पहले आप सॉल्यूशन बना लो। सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन मार्कर चेंज कर दिया, 2 कलर में लिख रहा हूं, देखो। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, और सॉल्यूट है तुम्हारे पास में इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 और H2O। इसका वेट दे रखा है तुम्हें 222.6 ग्राम और ये दे दिया 200 ग्राम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा वाला क्या हो गया? सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? सॉल्यूट। जब एक्वस का केस आ जाता है ना, वाटर का केस आ जाता है, तो वाटर ज़्यादातर केस में सॉल्वेंट ही होता है, चाहे उसकी अमाउंट कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में W2। M2 मोलर मास निकाल लोगे इसका, C2H6O2 कितना होता है इसका? 12, 24, 6, 32, तो ये आ गया 30, 62, 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। तो सबसे पहले कह रहा तुमसे मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी। तो स्मॉल m इक्वल WB MB इंटू WA और इंटू 1000। WB गिवन वेट ये रहा 222.6, MB मोलर मास 62 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। 2 से इससे कट गया 5 बार। स्मॉल m कैलकुलेट करना भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 17.92 मोलल। कैलकुलेट जरूर करना, कि हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेट जरूर करना। अब तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, तो कैपिटल M इक्वल होता है WB MB, वॉल्यूम ml है तो इंटू क्या हो जाएगा? 1000। वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी इंटू मास हो जाएगा, सही है। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.702 इंटू
मास कितना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 422.6 ग्राम। तो 422.6 ग्राम, तो कितना आ गया जी दोनों की मल्टीप्लाई करने से तुम्हारे पास में, गलत तो कर दिया भाई, आंसर कैसे सही आएगा, वॉल्यूम यहाँ आएगा तो डेंसिटी यहाँ आ जाएगी, वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना 422.6, बताओ इतनी सी कैलकुलेशन ध्यान नहीं दे रहे। अब कितने का डिवाइड करूँ 1.702, तो इसकी जो कैलकुलेशन होकर क्या आ जाएगी वो लगभग आ जाएगी 394.2 ml। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास में सारी कंडीशन है। तो कैपिटल M इक्वल WB 222.6, MB मोलर मास 62, वॉल्यूम 200 नहीं ये वाला चलेगा, 394.2 इंटू में कितना 1000, सबको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो 9.11 मोलर ये क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में पर काफ़ी पहले आया था, लिख दीजिए 2007 के आसपास, जल्दी से नोट डाउन करें। कर लिया, मिटा रहा हूं मैं इसको, ये तो ब्लू कलर तो मिटने में भी दिक्कत कर रहा है। अब फिर से एक क्वेश्चन लिखते हैं, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, द लेवल ऑफ contamination was 15 ppm by mass। कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, सेकेंड determine the molality of solution। तो ये तुम्हें क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, करो जरा 1 मिनट। ठीक है, तो करो क्वेश्चन बच्चों। अभी थोड़ा सा सोर्स आ रहा था तो उसको भूल गए हम, थोड़ा सा चुप रहो भाई, बनाने दो वीडियो। तो समझ में आया कुछ? अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नॉर्मल पानी है तुम्हारा पीने का, वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, जिसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं है, जो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, यानी अगर तुम उस पानी को पियोगे तो कैंसर हो सकता है, लेकिन नहीं होता कैंसर। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पीते हैं नॉर्मल पानी। ठीक है, तो क्योंकि उसकी अमाउंट ppm में बहुत कम अमाउंट है, जो हमारी बॉडी पर खास इफेक्ट नहीं डालती। अब 15 ppm है, तो 15 ppm का मतलब मैं तुम्हें बता दूं, 15 ppm बाई मास बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज dissolved in 1 million 10 to power 6 ग्राम ऑफ H2O।
15 ppm बाई मास का मतलब ये है कि 15 ग्राम सॉल्यूट के, और सॉल्यूट क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो 15 ग्राम सॉल्यूट के 1 मिलियन ग्राम वाटर में है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो बना एक तो क्लोरोफॉर्म से बना और एक H2O से मिलके बना। तो CHCl3 प्लस H2O एरो सॉल्यूशन, तो क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम, पानी 10⁻6 ग्राम। तो ये तुमने W2 निकाल लिया, M2 मोलर मास, कार्बन कितना हो जाएगा 12, 1 Cl 35.5 इंटू 5, तो 119.5 ग्राम पर मोल, ये आ गया। तो सबसे पहले करा एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, तो आपको परसेंटेज निकालनी है क्लोरोफॉर्म की। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इक्वल मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मास ऑफ H2O इंटू कितना 100 मैं 10⁻2 लिख रहा हूं 100 को। अब परसेंटेज ऑफ MCHCl3 इक्वल ये है तुम्हारे पास में 15 अपॉन 15 प्लस 10⁻6 इंटू 10⁻2। एक बाल्टी भरी हुई है पानी से और मैं तुम्हें देता हूं 15 क्रिस्टल या 10 क्रिस्टल ऑफ शुगर, चीनी के 10 दाने या 15 दाने देता हूं और तुमसे बोलता हूं उस वाटर में डिसॉल्व कर दो। तुम भरी हुई बाल्टी में जब उस शुगर को डिसॉल्व करते हो तो उसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ पड़ता ही नहीं है, घुल गया वो तो खत्म। तो ऐसे ही ये जो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है ये 10 लाख ग्राम पानी में है 10⁻6 ग्राम में। तो ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये वाली अमाउंट बहुत कम। तो जब ये वाली चीज़ इसमें डिसॉल्व होगी तो ख़त्म है इसका मामला, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि MCHCl3 इज वेरी वेरी लेस देन MH2O, सो इट कैन बी इग्नोर। ये वाली अमाउंट खत्म। तो तुम्हारे पास में बचा 15 अपॉन 10⁻6 इंटू 10⁻2। अब ये ऊपर ले जाओ तो 15 इंटू 10⁻⁻4, ये 6 ऊपर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो इतनी परसेंटेज आ गई भाई। देखो जरा, तो ये एक पार्ट हुआ है परसेंटेज वाला। करो, कर लिया, मिटा दूं तो यही मिटाऊंगा मैं जरा, यहीं से परसेंटेज वाला हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। अब आपको निकालनी है मोलैलिटी, तो गिवन वेट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000, गिवन वेट कितना 15, मोलर मास कितना 119.5, वेट ऑफ सॉल्वेंट 10⁻6 इंटू 10⁻3 यानी 1000। तो स्मॉल m आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई सारी कैलकुलेशन। ये 6 ऊपर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा, -6 में से 3 गए तो -3 बचेगा, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर देना, तो 1.25 के आसपास आएगा 10⁻⁻4 मोलल। करो, मिटा दूं अब तो, अब मिटा रहे हैं। क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना, यानी P0 दे रखा है 12.3 किलो पास्कल, ये दे दिया एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन, दैट इज 1 मोलल सॉल्यूशन। अब 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन आया था कि अगर 1 मोलैलिटी दे रखी है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg
2 दे रखी है तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg। 3 दे रखी है मोलैलिटी, तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg। यहां मोलैलिटी कितनी है 1, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg 1000 ग्राम ऑफ H2O। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता लग गया, N2 इक्वल 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और गिवन वेट कितना 1000, मोलर मास हो जाएगा 18, तो 55.55। ठीक है, क्या निकलवा रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना। कैलकुलेट सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर निकालिए। फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल Chi2 को मैं लिख दूंगा N2 अपॉन N2 प्लस में N1। P0 कितना दे रखा है 12.3 माइनस PS अपॉन 12.3 इक्वल N2 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस 55.55। 1 को इसमें जोड़ दो, कैलकुलेट करो, PS की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू? PS की। ठीक है, कर दोगे? 12.08 किलो पास्कल के आसपास आएगा। तो जल्दी कैलकुलेट करें, और कैलकुलेशन तो जरूर करनी है, अपने आप ही करनी है। क्वेश्चन करें, इसको कर लिया, मिटा दें, मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present per liter in its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar if the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the temperature, what would be the concentration? क्वेश्चन समझो जरा। ये कह रहा है 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर 300 केल्विन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन पर लीटर यानी वॉल्यूम इक्वल 1 लीटर। ठीक है, पर लीटर। इन इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दे रखा है, तो पाई दे दिया तुम्हें 4.98 बार। ठीक है, पहले यहीं तक देखिए, तो पाई V इक्वल होता है N2RT, तो पाई V इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन M2RT। वैल्यू पुट करो, पाई को पाई रहने दो, नहीं पाई तो दिया है 4.98, वॉल्यूम 1 हो गया, खत्म कहानी। W2 गिवन वेट 36 ग्राम, M2 इज द मोलर मास, किसका? ग्लूकोज का। तो यहां लिख दूं W2 इक्वल 36 ग्राम और M2 हो जाएगा C6H12O6, तो 180 ग्राम पर मोल। तो 180, R को R रहने दो, T को T रहने दो, इक्वेशन होगी 1। अगेन में क्या कह रहा है? इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, यानी उसी का जो सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52, तो सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, पाई इक्वल MRT, क्योंकि M निकलवा रहा है, कंसंट्रेशन निकलवा रहा है। पाई कितना दे दिया 1.52, M निकलवा रहा है, R को R रहने दो, T को T रहने दो, इक्वेशन होगी 2 में कर दो, 1 का डिवाइड, इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो M बच जाएगा, R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा, सारी कैलकुलेट कर लेना आप,
m आपको निकालना। m क्या है? मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो जो भी कंसंट्रेशन आ जाएगा तुम्हारे पास में 0.061 के आसपास मोलर या कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर, जो आप लिखना चाहें वो लिख दें। तो जल्दी से नोट डाउन करें। कर दिया? मिटा दें? मिटा दिया। तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो गए भाई? कभी वीडियो तुम देख ही ना पाओ। क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, जिसका I दिया है 2.47, I दिया है इस क्वेश्चन में, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ H2O such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू पुट करके छोड़ूंगा, अपना आप करना है। देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, यानी W2 निकालना है, M2 मोलर मास CaCl2। Ca का मास होता है 40, Cl का होता है 35.5 इंटू 2, यानी 111 ग्राम पर मोल। और कुछ दिया है, वॉल्यूम 2.5 लीटर, ये रहा, पाई 0.75, टेम्परेचर 27 प्लस 273 300 केल्विन, आर पता होता है तुम्हें 0.0821। ठीक है, तो पाई वी इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? N2RT। तो पाई वी इक्वल W2 अपॉन M2RT, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। पाई दिया है, ये रहा, वी दिया है, ये रहा, W2 निकालना है, M2R सब चीज़ दी है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH, ठीक है, 2-chlorobutanoic acid is added to 250 ग्राम of H2O। Ka दिया हुआ है तुम्हें 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf दिया है 1.86 kg पर मोल। ये दिया हुआ है भाई। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF निकालना है आपको। डेल्टा TF निकालना है, क्वेश्चन मार्क। दिया क्या क्या है? 10 ग्राम ऑफ ये, यानी W2 इक्वल 10 ग्राम। मोलर मास यानी M2 निकाल लीजिए आप किसका? CH3 CH2 CHCl COOH निकाल लोगे ना। 12 3 12 2 12 1 प्लस 35.5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, सबको क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। तो 122.5 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 250। सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लो। स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता है W2 M2 W1 1000। ठीक है, ये पता लग गया तुम्हें। फॉर्मूला क्या निकालना है? डेल्टा TF। देखिए जरा, यहां लिखता हूं डेल्टा TF, समझो। डेल्टा TF इक्वल होता है KF इंटू में स्मॉल m। ये रहा। अब KF हमें दिया है, कितना दिया है? 1.86 इंटू
मोललिटी ये रहा W2 कितना 10 इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास 122.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 250। कैलकुलेट करो, इससे इसे 4 बार काट दो, 40 अपॉन में 122.5 डिवाइड करो, डिवाइड करके कुछ आएगा 0.326 मोलल, इतना आ गया 0.326 स्मॉल एम। तो डेल्टा टीएफ यहीं आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन ये लग रही है कि तुम्हें जो एसिड दिया है COOH एसिड, ये एसिड क्या होते हैं जो अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं, H आयन देते हैं, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो, टूटे अपने आयनों में, तो इसका मतलब वेंटो फैक्टर लगाना पड़ेगा I। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में तुम्हें I लगाना पड़ेगा यहाँ। अगर ये नॉन वोलेटाइल होता, ठीक है ना, मतलब ये आयनों में डिकम्पोज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता, तो ये डायरेक्ट अब तक हो गया होता। लेकिन यहां अब जो सब कुछ खेल आपको रचना पड़ेगा वो किसके लिए होगा, आई के लिए होगा। ठीक है, आई तुम्हें निकालना है। तो आई के लिए अब देखो जरा, मोललिटी आ चुकी है। अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास में एसिड है CH3 CH2 CHCl COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर ये 100% डिसोसिएट होता है, ऐसे बोलता तो मैं I2 कर देता, I इक्वल टू एक इतना CH3CO माइनस और एक H प्लस, तो ये टूटा CH3 CH2 CHCl, ठीक है, और प्लस में H आयन, इतने में डिकम्पोज हुआ है। अगर ये 100% डिसोसिएशन बोल देता है, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो एक तो ये हो गया, C थोड़ा छोटा लिख देता हूं, CH3 CH2 और CH Cl COO माइनस प्लस में H प्लस, तो दो हो जाते, एक और एक दो, लेकिन उसने बोला ही नहीं, तो पार्शियली यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो अब यहां 11th का एक फॉर्मूला लगने वाला है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्योंकि Ka भी दिया है तुम्हें, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। जब टाइम 0 है तो ये 0, इसकी कंसंट्रेशन को कितना मान लिया हमने, C मान लिया। कुछ देर बाद इसकी कंसंट्रेशन हो गई C अल्फा, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ये भी कितना हो गया C अल्फा, तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा हो जाएगा। अब कैसे करें हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, Ka C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर अपॉन C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो गया, तो Ka इक्वल आ गया C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, 1 माइनस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो इट कैन बी इग्नोर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है, तो ये वाली अमाउंट खत्म। तो क्या बचा तुम्हारे पास में, Ka इक्वल C अल्फा स्क्वेयर इक्वल Ka बाई C, और अल्फा इक्वल अंडर रूट में Ka बाई C, अल्फा इक्वल अंडर रूट में Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट में दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन C इज द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी होती है, तो यहां मोलैरिटी दे रखा है 0.326, तो अल्फा इक्वल सॉल्व करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तो अल्फा की वैल्यू तुम फाइंड कर लोगे। ठीक है, यहां पर कर लोगे ना, तो कर लेना भाई, 0.065 इतना आ गया अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6.5% के आसपास डिसॉल्व हो रहा है। तो अब भी हम नहीं पहुंचे अपने फॉर्मूले पे, हमें तो आई चाहिए, तो फिर से दोबारा से मुझे यही फॉर्म लिखनी पड़ेगी। दोबारा देखो जरा, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, या यहीं से लिख देता हूं, CH3 CH2 CHCl COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो CH3 CH2 CHCl COO माइनस प्लस में H पॉजिटिव। जब टाइम 0 है तो ये 0, इसके मोल कितने 1, ये रहा 1, तो यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा, कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t अल्फा 1 माइनस अल्फा। I इक्वल क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो सबको जोड़ देते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा,
बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। तो आई इक्वल 1 तो है ही तुम्हारे पास में, प्लस अल्फा कितना निकला, ये रहा अल्फा 0.065, 0.065 इक्वल 1.065, ये आ गया आई। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें, डेल्टा टी एफ आई के एफ स्मॉल एम। डेल्टा आई कितना आ गया 1.065, के एफ 1.86, मोलैलिटी 0.326, इतनी है ना, मोलैलिटी 0.326 ये रही। पुट कर दीजिए, डेल्टा टी एफ आ गया डिग्री सेल्सियस, ये ठीक है, ध्यान से करना अच्छे तरीके से, 0.65 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। तो इसमें सारी चीजें आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आ गया, कंसंट्रेशन भी आ गया, अल्फा सब चीज आ गई, डिसोसिएशन कांस्टेंट सब। तो मेहनत करो, मिटा दें, मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो बस, इतने क्वेश्चन काफी हैं, वीडियो भी काफी मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की हो गई होगी कम से कम, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 19.5 ग्राम, ये तुम करना क्वेश्चन, मैं समझा के छोड़ दूंगा। 19.5 ग्राम ऑफ CH2F लग रहा है यहां, फ्लोरोएसिटिक एसिड COOH is dissolved in 500 gram of H2O. The depression in the freezing point, the depression in the freezing point observed is 1 degree Celsius. Calculate the Van 't Hoff factor and dissociation constant. KF दिया है तुम्हें 1.86 kg पर मोल, ये रहा। तो कर लोगे जी तुम इसे, कोई दिक्कत यहां तक? क्या क्या निकलवा रहा, कैलकुलेट द वेन ट हॉफ फैक्टर यानी आई निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आई इक्वल क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूं, यहां मुझे दिया हुआ है W2, ये रहा W2, तो W2 हो गया 19.5 ग्राम, M2 इसका मोलर मास, CH2FCOOH फाइंड कर लेना, 78 के आसपास आएगा ग्राम पर मोल। W1 सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम। द डिप्रेशन इन, ये दे दिया तुम्हें, डेल्टा TF 1 डिग्री सेल्सियस। वेन ट हॉफ फैक्टर निकालना है, और ये तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m क्या होता है तुम्हारे पास में, W2 अपॉन में M2, W1 इंटू 1000। कैलकुलेट कर रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, M2 को यहां डेल्टा TF की जगह लेके जाता हूं, M2 इक्वल क्या हो जाएगा, KF W2 1000 डेल्टा TF W1 M2, KF 1.86, W2 19.5 1000 डेल्टा TF 1 W1 500। सबको सॉल्व करो, तो ये जो M2 तुम्हारा निकल करके आएगा ये कैलकुलेटेड होगा, कैसा होगा, कैलकुलेटेड।
72.54 के आसपास ग्राम पर मोल, जो कि कैलकुलेटेड है। और ये जो मैंने यहां निकाला है M2, ये ऑब्जर्व्ड है, OBS ऑब्जर्व्ड, ये वाला। तो I जो होता है, I ये होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, यानी मोलर मास, ठीक है, नॉर्मल क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन में कैलकुलेटेड, ये नॉर्मल लिख दूं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, I इक्वल नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल निकल कर क्या है, इसे छोड़ो, ऑब्जर्व जरा कैलकुलेटेड के हिसाब किताब को। तो ये क्या है तुम्हारे पास में 78, ये नॉर्मल हो गया 78 अपॉन में एबनॉर्मल कितना आया 72.54। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो मास निकलेगा वो एबनॉर्मल होगा, कंप्लीट नहीं आएगा, क्योंकि डिसोसिएट हो जाती है वैल्यू, तो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। तो डिवाइड करके तुम्हारे पास में कुछ आंसर आ जाएगा 1.0753 लगभग, कैलकुलेट जरूर करना। ये आ गया तुम्हारे पास में I, क्या निकल के आया I। अब फिर से लें इसी को, और क्या निकालना है, K निकालना है, ध्यान रखना। तो K होता है C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी हमें अल्फा चाहिए। तो CH2F COOH इक्विलिब्रियम, CH2F COO माइनस प्लस में H प्लस 0 0 मोल 1, ठीक है। कुछ टाइम बाद अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब I इक्वल क्या होता है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो I इक्वल कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। अल्फा तुम्हें निकालना है तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा I माइनस 1। अल्फा इक्वल I कहीं निकाला है I तुमने 1.0753 माइनस 1, तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 0.0753। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका आ गया, अल्फा का आ गया। अब फॉर्मूला जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दो वैल्यू निकलवा रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर निकाल चुके, ये रहा वेंट ऑफ फैक्टर, ये रहा वेंट ऑफ फैक्टर, दूसरा क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka इक्वल C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर्मूला कहां से है, अभी मैंने आपको ड्राइव करवाया, इससे पहले वाले फॉर्मूले में बताया। तो Ka इक्वल C इज द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलेलिटी। तो आपको मोलेलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। एक काम फाइंड करना पड़ेगा मोलेलिटी के लिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल W2 अपॉन में M2 इंटू W1 ग्राम इंटू 1000। तो W2 गिवन वेट है 19.5 अपॉन मोलर मास 78, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 इंटू ये रहा, इससे 2 बार, 2 से 39 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.5 मोलल, ठीक। अब C कंसंट्रेशन 0.5 है इंटू अल्फा ये रहा 0.0753 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0753 Ka इक्वल 3.07 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट जरूर करना, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, सारे न्यूमेरिकल करने हैं, सब कुछ करना है। तो न्यूमेरिकल इसलिए मैंने कराए, एक तो कमेंट्स में बच्चे बोल रहे थे न्यूमेरिकल के लिए अलग से बना दो टॉपिक, दूसरी बात 1 2 3 4 चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आएंगे, थ्योरी बहुत कम आएगी, तो तुम्हें न्यूमेरिकल आने चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट, हर चीज़ कंप्लीट इसमें, ठीक है। और अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, घर पर रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय।